हेलो स्टूडेंट्स। आज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा है नाभिक की संरचना। चलिए आज हम नाभिक की संरचना को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नाभिक के बारे में समझते हैं, नाभिक क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉपिक नाभिक की संरचना पड़ा हुआ है, तो अदरवाइज ये माना जाता है प्रयोग के आधार पर कि नाभिक में दो प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। इन कणों को न्यूक्लियन कहते हैं, अर्थात नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यानी कहने का मीन्स है, जो न्यूक्लियन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो होता है, न्यूक्लियनों की संख्या होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, ओके। अगर प्रोटॉन की संरचना की बात की जाए तो ये देखा गया है कि नाभिक के अंदर जो संरचना होती है नाभिक की, वो अर्थात गोल होती है, लेकिन 10% लगभग संरचना थोड़ी सी विकृत हो जाती है। यानी इनका शेप परफेक्टली गोल नहीं रहता। 10%, 90% गोल माना जाता है। जो भारी एटम्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा हैवी एटम्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ जाती है, उसके अंदर उसकी जो संरचना होती है वो गोल नहीं रहती, हल्की सी अंडाकार हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, कहते हैं प्रयोगों के आधार पर यह पाया जाता है कि नाभिक में दो प्रकार के मूल कण होते हैं। इन कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन कहते हैं। अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन अर्थात प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं या बना लेते हैं। जनरली ये जो नाभिक का निर्माण है, ये न्यूक्लियनों और प्रोटॉन, ये न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। इनकी 10% आकृति जो होती है वो परफेक्टली गोल नहीं होती, और बाकी 90% परफेक्टली गोल मानी जाती है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है नाभिक के अंदर, इनको एक नाम दिया जाता है द्रव्यमान संख्या। तो जनरली हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें, यानी कि आप देखें मास नंबर की बात करें, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है, संख्याओं का जो योग होता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो जनरली हम द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, जिससे ए का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों का सिंबल हम एन लेते हैं। बात करें हम प्रोटॉन, तो प्रोटोनों की संख्या हम पी लेते हैं। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो योग होता है, यानी जो सम होता है, वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, जनरली एक ध्यान रखना, जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एन की जगह, पी की जगह जेड प्लेस रख सकते हैं। सॉरी, ए इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला हो जाता है ए इज इक्वल टू एन प्लस जेड। अगर हम यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें, तो ध्यान रखना, जनरली जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों दोनों मिलकर के द्रव्यमान संख्या बनाते हैं, इसे मास नंबर कहा जाता है। ठीक है।
न्यूट्रॉनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और प्रोटॉनों के लिए जेड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन रहते हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए, तो हम यहाँ से एन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल अगर मैं कहूँ कि आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने की बात करें, तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम n की वैल्यू निकालेंगे, z जो होगा पक्षांतर करेगी, साइड चेंज होगा z का, z साइड चेंज करेगा, प्लस साइन का है माइनस साइन के साथ जाएगा, a के साथ a माइनस z हो जाएगा। इस तरीके से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। जनरली अगर हमने अभी बात की थी z जो है एक z की बात की थी, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक। तो अब हम बात करने वाले हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर इसे शो करने की बात है, इसे हम Z से शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे Z से शो किया जाता है। अगर बात करें प्रोटॉनों की संख्या Z है, ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर हम जनरली अगर नाभिक की बात करें, तो नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एटम की बात करें, तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो एटम में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुछ निश्चित कक्षाएं होती है जिसमें नील बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी बिना एनर्जी रेडिएट करते हुए, एनर्जी रेडिएट नहीं करते, वो अपने नाभिक के चारों ओर अपनी एक फिक्स एनर्जी में, एनर्जी की कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु की बात की जाती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जितनी भी संख्या होती है, वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और हम इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो Z का हम इस्तेमाल तब भी करते हैं, Z का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें चार्ज पता करना होता है। और आपने क्लास में पढ़ा होगा, जैसे Q इजिकल टू Na, किसी एटम पर हम अगर नाभिक किसी एटम पे चार्ज पता करते हैं, तो उसको Q इजिकल टू प्लस माइनस Na रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो यहाँ Z से रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू Z पुट कर दूं, तो Z ही हो जाएगा। तो किसी पे हम यहाँ पे नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर प्लस Z ही लेते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी, यानी प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और माइनस Z ही ले लेते हैं, तो उसमें हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अगर जनरली हम बात करें, अगर हम तत्व की बात करें, किसी तत्व के परमाणु की अगर बात करें, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर बात करें, हम नोट डाल देते हैं। ठीक है, कोई तत्व है, सपोज कीजिए X है, ठीक है, तो इस तत्व की हम रिप्रेजेंटेशन, इसका सिंबल जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका जो परमाणु क्रमांक है, ये Z है, ठीक है, जिसको यहाँ दिखाया जाता है, इसके सफिक्स पे दिखा देते हैं। और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, वो हमारे पास कितनी है, A है। द्रव्यमान संख्या A से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली किसी भी परमाणु का जो सिंबल होता है, ठीक है, वो इस तरीके से दिखाया जाता है। कोई भी तत्व का एक परमाणु लेंगे, कोई भी तत्व ले लेते हैं, Z यहाँ परमाणु क्रमांक है, Z यहाँ परमाणु क्रमांक है, जिसके बारे में आपको यहाँ बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो A है, एक द्रव्यमान संख्या है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर ये पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक्स आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं, और अब फिलहाल हम बात करते हैं
चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यूरेनियम 92 238 में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की, चलो सभी चीज निकालते हैं, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। चलिए बताते हैं। अब देखिए आपके पास एक एटम है, अभी हमने रिप्रेजेंट किया था एक्स एटम, ठीक है। चलिए हल की तरफ जाएं। तो अभी मैंने फिलहाल आपको एक्स एटम बताया था, जिसमें यहाँ Z इज परमाणु क्रमांक, A इसमें द्रव्यमान संख्या थी। तो आप देखिए थोड़ा सा इससे इससे सिमिलर लग रहा है, मैचिंग हो रही है इसकी। अगर एक्स की बात करें, यू फॉर यूरेनियम है, ठीक है। यहाँ एक्स कोई तत्व है, ठीक है, तत्व का कोई परमाणु है। अब एक्स की अगर बात करें तो एक्स की जगह पे प्लेस पर यू है, और नीचे Z है, तो Z की प्लेस पर 92 है, और ऊपर A है जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जिसकी प्लेस पर 238 है, ठीक है। तो यहाँ से जनरली हम क्या कर सकते हैं, परमाणु संख्या की अगर बात करें तो हम परमाणु क्रमांक बता सकते हैं आपको, ठीक है। अच्छा पहले जो दिया है हमें, हमने दिया नोट कर लेते हैं। हमें दिया है यूरेनियम, ठीक है, 92 238। अगर मैं इसकी तुलना करूं किससे, Z से, तो ZA। तो अगर मैं इसकी तुलना इससे करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले फर्दर हम Z को जानते हैं, Z एक परमाणु क्रमांक है, ठीक है, परमाणु क्रमांक है जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और Z की वैल्यू जो है वो 92 है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या, जिसके लिए सिंबल हम देखो यहाँ ऊपर A रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A, जिसकी वैल्यू 238 है, ठीक है। यहाँ से हमें प्रोटोनों की संख्या मिल गई है, Z में 92 प्रोटोन होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है प्रोटोनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक प्रोटोनों की संख्या होती है। तो फिलहाल अगर प्रोटोनों की संख्या की बात करें, चलिए पहले न्यूट्रॉनों की संख्या बता देते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था न्यूट्रॉनों की संख्या में, जिसे हमने बोला था n इज इक्वल टू Z, ठीक है, A माइनस Z, A माइनस Z, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, 238, A की वैल्यू 238 माइनस Z की वैल्यू है 92, ठीक है। जनरली अगर बात करें यहाँ पर n की वैल्यू निकालें तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 बचेंगे, और यहाँ 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 बचेंगे, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ठीक है। 146 न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 146 है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोनों की संख्या की। तो जनरली आपको पता है प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या, ठीक है, कितनी है, ऐसे 92 है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटोनों की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 92 है तत्व के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, नोट लिख देता हूं, ठीक है। अगर वो कहते हैं नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जनरली अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए, तो हम अगर तत्व की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम की कक्षा जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं माने जाते, ठीक है। हाँ बीटा कण निकलता है जब रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होती है, तो उसमें डीके होता है रेडियो एक्टिविटी का, तो अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, तो बीटा इज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स ही है, ठीक है। तो वो निकलता है, तो ठीक है, वो डीके के बाद होता है। जनरली नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती। अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0, ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी, ठीक है।
लेकिन हाँ, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि हम फिलहाल एटम की बात कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी। तो प्रोटॉनों की संख्या 92 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 92 है, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 रहेगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, कोई तत्व दे देता है और वो कह देते हैं नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, और बच्चे जो है नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर कर देते हैं। ये जनरली तभी होगा जब आप तत्व से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? तत्व में पूछेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए, ओके, समझ में आ गया होगा। आई होप आप ऐसे कुछ एटम्स लेकर के आप अपने हिसाब से प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। ठीक है, ओके। आप कोई भी एटम्स ले लें, एटम्स बहुत सारे हैं केमिस्ट्री में, आप आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। दूसरा है नाभिक का आकार। अगर हम फिलहाल नाभिक के आकार की बात करें, हमारा बस अगला टॉपिक है हमारे पास नाभिक का आकार। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, अगर नाभिक के आकार की बात, नाभिक का आकार देखा जाए, साइज ऑफ न्यूक्लियस का देखा जाए, तो अगर जनरली बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का प्रयोग किया। ठीक है, तो उन्होंने नाभिक, बहुत सारे अनेक प्रयोग हैं रदरफोर्ड का प्रभाव। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स प्रयोग है, और उसके आधार पर अगर हम देखें तो नाभिक का नाभिक जो होता है उसके आयतन में आपको पता ही है, द्रव्यमान कोई उसके आयतन में क्या होते हैं, इसके न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो वहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या यदि एटम्स में बढ़ती है तो साइज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाता है। ठीक है, हैवी होने लगता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, अगर कम होती जाती है तो साइज नाभिक का क्या होता है, कम होता जाता है। और जैसे ही नाभिक का साइज वैरी करेगा, परिवर्तित करेगा, ठीक है, तो जनरली उसका आयतन चेंज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आयतन जो है उसकी द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी जाती है। आई रिपीट, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आपने पढ़ा है पीछे कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जब भी इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है, तो नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है, ऐसे सपोज करो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस है, और मान ले 2 मेरे पास क्या है, दिस इज अ न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक आयतन घेर लेंगे, एक जगह घेर लेंगे, ये नाभिक की जगह है। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पर नाभिक में अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाने और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ाएं, तो जनरली बात है कि इसका साइज क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रोटॉन बढ़ने शुरू हो जाएंगे और न्यूट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यदि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कम करें तो इसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा, इसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब साइज की बात आती है तो इसका रेडियस बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रेडियस बदल जाता है। रेडियस बदलने से यानी कि इसका त्रिज्या बदल जाता है, और त्रिज्या बदलने से इसका आयतन बदल जाता है। तो जनरली क्या होता है, इसलिए बोला जाता है, ठीक है, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या जब बढ़ती है तो आयतन बढ़ने लगता है, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या घटती है तो आयतन घटने लगता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, नाभिक का जो आयतन है वो वैरी करता है, बदलता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के साथ, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, कहते हैं प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के अगर बात की जाए आधार पर, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या, जनरली आपको पता है जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या ए के कहते हैं अनुकिरमानुपाती होती, अनुकिरमानुपाती होती है। अनुकिरमानुपाती का पता है रिलेशन, फिजिक्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है कि आयतन का द्रव्यमान संख्या यानी ए, आयतन यानी कि वी। ठीक है, आयतन वी का द्रव्यमान संख्या ए के साथ जो रिश्ता है यानी कि रिलेशन, संबंध है, वो अनुकिरमानुपाती का है। ठीक है, जिसे हम दूसरा नाम समानुपाती भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समानुपाती। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें आयतन, तो फिलहाल देखिए किसी भी नाभिक का जो आयतन है स्फेरिकल होता है, गोल होता है, आपको पता है।
ठीक है, तो उसका आयतन जो है वो द्रव्यमान संख्या के क्या है, जिससे समानुपाती है। अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन होता है, गोला है तो गोले का आयतन 4/3 पाई। अगर मान लीजिए इसकी रेडियस r है तो r की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती a क्या होगा। ठीक है, जनरली जब हम यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि r ही डिसाइड करेगा साइज को, आकार को कौन डिसाइड करेगा, r, तो हम यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब जनरली r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए r की पावर 3, यहाँ 4 है, 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो यहाँ पर 3/4 पाई नीचे आ जाएगा एक के साथ। अब यहाँ से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से जनरली क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक मेन रिजल्ट आता है जिसको हम ले लेते हैं r0। ठीक है, a की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ से r की पावर 3 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे इसकी पावर 1/3 आ जाएगी और इसको हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। तो ऑल ओवर सभी कांस्टेंट को मिलाकर के एक नया कांस्टेंट बन जाता है r0। ठीक है, ये r0 होता है, इसे अनुभाविक नियतांक कहते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, r0 कोई जनरली आपको पता होगा r0, तो फिलहाल जहां क्या होता है r0 अनुभाविक नियतांक कहलाता है। ठीक है, जनरली इसकी हम जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं r नोट की, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 का जो ऑर्डर होता है ये फर्मी ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसे हम 1.2 फर्मी भी कह सकते हैं, जैसे मीटर बोल सकते हैं, फर्मी मीटर कह सकते हैं। तो आर नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर आती है। अब जनरली हम इसको रिप्लेस करते हैं, आर नोट की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो आर नोट सॉरी आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, आर नोट की प्लेस पे वैल्यू लगाएंगे 1.2। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे 1.2, आर नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर और ए की पावर 1/3, ये एक्सप्रेशन आ जाता है आपके पास। ठीक है, ये ठीक है, आर नोट की वैल्यू पुट कर दी और ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, इसे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाभिक का जो आकार की कोटि होती है वो 10⁻15 ऑर्डर की होती है। ठीक है, परमाणु के आकार की कोटि जो होती है, वो परमाणु के आकार की कोटि जो होती है, भाई नाभिक के आकार की कोटि 10⁻15 मीटर की होती है और एटम की 10⁻10 मीटर की होती है। ठीक है, आपको पता ही परमाणु का द्रव्यमान अधिकतर कहाँ होता है, परमाणु का अधिकतर मास जो होता है वो जनरली पहले पढ़ा दिया गया है नाभिक। ठीक है, नाभिक में होता है 99.9%। नाभिक में होता है 99.9%। ठीक है, सारा मास जो होता है वो कंसंट्रेट होता है नाभिक के ऊपर। ठीक है, नाभिक पर होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया आज, नाभिक आकार साइज ऑफ न्यूक्लियस को हमने स्टडी कर लिया और जिसकी वैल्यू आती है r इक्वल टू 1.2 a की पावर 1/3। ठीक है, मीटर फर्मी होता है। अब इससे हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम इसका। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है, कहते हैं कोई एक्स एटम है, तत्व है। ठीक है, 13, 27 के कहते हैं नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई एटम है, अब इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो फिलहाल इसके हल में बात करें तो आपको जो दिया है वो एक तत्व है। ठीक है, क्या दिया है, x13 17। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है नाभिक की जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करती है और द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो आपको पता ही है एटम में हम इसकी तुलना कर सकते हैं जैसे से किससे, एक्स जेड ए। तो हमें यहाँ पे जनरली ए की वैल्यू मिल जाएगी 27 है, कितनी मिल जाएगी 27। बस हमें एक ही जरूरत थी, अगर हाँ यहाँ प्रोटोनों की, न्यूट्रॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेता तो आप यहाँ बता देते और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो यहाँ 0 होती क्योंकि नाभिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 27 है और हम बात करते हैं आर नोट। अच्छा, आर नोट आपको पता होना चाहिए 1.2 फर्मी होता है। ठीक है, 1.2 फर्मी
तो नाभिक की त्रिज्या निकाल लेते हैं। नाभिक की त्रिज्या, चलिए नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, आर ऐसे रन लेंगे, आर नॉट की वैल्यू है 1.2, ए की वैल्यू है 27 की पावर 1/3। अच्छा, अब 27 की पावर 1/3 है यानी क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक रूट है यानी कि घनमूल है, घनमूल है तो बटे में 3 आ रहा है 1/3। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर बेस में हमारे नंबर है, अंदर जो नंबर है हम इसको, इसकी जो पावर है 3 करेंगे ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए, और ऐसे ही हम 27 के फैक्टर कर लेंगे। 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये फैक्टर हो गए। इसको लिखा जाता है 1 2 3, तो 1.2, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से बेटा 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1.2 मल्टीपल 3, 3 से मल्टीपल करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6 फर्मी मीटर एटम का साइज। ठीक है, क्लियर है, फर्मी आ जाएगा इसमें। अगर मैं इसे मीटर में लिखना चाहूँ तो R इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10, क्योंकि फर्मी 10⁻15 ऑर्डर होता है मीटर में, तो इसको इतना मीटर लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। मैंने कहा है नाभिक 1 4 27 द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या की त्रिज्या त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। होने का टाइम नहीं दिया, ज्ञात कीजिए। देखो कहाँ सही लिखा जा रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। हमारे पास नाभिक है एक, नाभिक, नाभिक को कर लो, नाभिक को एक, जैसे नाभिक हमारा पहला नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, दूसरा नाभिक जिसका द्रव्यमान संख्या 27 है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स नहीं दिया, उसने डायरेक्टली द्रव्यमान संख्या दी है। तो अगर हम बात करें हल की, तो सबसे पहले हम क्या है, दिया नोट कर लेंगे, दिया है, ठीक है। तो पहले नाभिक की त्रिज्या को हम दिस इज R1 मान लेंगे, और R1 की वैल्यू होगी हमारे पास 1। दूसरे नाभिक की त्रिज्या को हम R2 मान लेंगे, R2 सपोज कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 27, सॉरी 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 सॉरी, द्रव्यमान संख्या दी है, द्रव्यमान संख्या A1 जिसको हम मान लेंगे 1, द्रव्यमान संख्या A2 जिसको हम दे देंगे 27। उसने अनुपात पूछा त्रिज्याओं का, तो हम ले लेते हैं R1 अनुपात R2 क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू R नॉट 1/3 का फॉर्मूला होता है। R नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, चाहे वो A1 हो या A2 हो, सबके लिए R नॉट फिक्स रहता है। ठीक है, तो हम इसका रेशियो अनुपात ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, अनुपात लेने का, अनुपात जब लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमें फाइंड के R1 अनुपात R2, ठीक है, R नॉट ए की पावर 1/3 डिवाइड बाई R नॉट A2 की पावर 1/3, R नोट से R नोट कैंसिल हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई R2। A1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 की पावर 1/3, A2 की वैल्यू है 27, 27 की पावर 1/3, R1 डिवाइड बाई R2। 1 का क्यूबिक रूट 1 होता है, और 27 का क्यूबिक रूट 3 होता है, अभी हमने क्वेश्चन किया है पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू रेशियो 1/3, ये इसका आंसर रहेगा। अभी इसने ये रेशियो पूछा है, हाँ वो ये भी कर सकता है, वो किसी एक की रेडियस दे देगा,
एक का साइज एक की त्रिज्या दे देगा और दूसरे की त्रिज्या पूछेगा। तो यहीं से हम क्या करें, सपोज करिए उसने R2 दिया और R1 पूछे, तो R2 की वैल्यू लगाएंगे और इधर क्रॉस मल्टीपल में लेके जाके मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे और हमें R1 मिल जाएगा। और अगर R1 की वैल्यू पूछी है उसने और R2, ठीक है, R2 दे रखा है, ठीक है, R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 पूछा है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीपल करके इसका यहाँ सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ हो सकता है R1 R2 में से कोई एक वैल्यू तुम्हें गिवन कर दे, दे दे, ठीक है। उसके बाद तुमसे एक त्रिज्या पूछ सकता है। ओके, बस आज के लिए यही काफी है। कल मिलेंगे इसी टाइम सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।